गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और स्वागत है आप लोगों का हमारी सीरीज मैराथन 2021 में। और आज है डे नंबर 13। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। गाइस, अगर आप लोगों के पास 12th क्लास के इंग्लिश के नोट्स नहीं है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कहां से करनी है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाएं मैराथन 2021 में, और डे नंबर 1 से सारी की सारी वीडियोस को जरूर देखें। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स जो है हमारे 12th क्लास इंग्लिश के वो ऊपर पिन सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आई होप गाइज आप इस पूरे के पूरे कोर्स को बहुत ही इफेक्टिवली कंप्लीट करने वाले हो, और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ जो है डे नंबर 13 के लिए। सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज हमारा मैराथन का डे नंबर 13 है, और आज की जो क्लास है इसके अंदर हम अपना राइटिंग स्किल्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। राइटिंग स्किल्स के कुछ टॉपिक करेंगे, फिर वापस हम फ्लैमिंगो की पोम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे अपने इस मैराथन को, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है एडवर्टीजमेंट्स का टॉपिक, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट में वैसे तो हमारे 4 एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 4 तरीके के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जिसमें एक आपका आता है प्रॉपर्टी का एडवर्टीजमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी के एडवर्टीजमेंट के बाद दूसरा जो आता है वो जॉब के लिए होता है। तीसरा जो आता है वो आर्टिकल्स, किसी भी दूसरे सामान को बेचने के पर्पज़ से आ सकता है। और चौथा जो है दैट इज़ अबाउट सर्विसेज, ठीक है। ये 4 हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रॉपर्टी और जॉब है ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ कि इन्विटेशन तो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टीजमेंट नोटिस की चॉइस में आएगा। तो आपको ये 2 एडवर्टीजमेंट तो ज़रूर करना ही है और नोटिस भी साथ में ज़रूर करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, आपके 3 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। मैराथन के अंदर अगर आप चाहते हो कि अच्छे से प्रिपरेशन हो तो मैराथन में कोई भी चीज़ हमारे को ड्रॉप नहीं करनी है। 2 सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सीरीज़ जिस बच्चे ने भी देख ली अच्छे तरीके से तो उसका तो बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होने वाला है, जो कि है मैराथन और 10 डेज़ प्लेज। ये मैराथन मैं पिछले साल तक नहीं लाता था, लेकिन इस बार मैं मैराथन लेके आया हूँ ताकि पहले से ही जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टूडेंट, जो पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहते हैं वो हो सके। और 10 डेज़ प्लेज इसलिए आएगा क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो अभी दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं या इंग्लिश पर उतना ध्यान नहीं दे रहे, सोचते हैं कि लास्ट के चलो 5-10 दिन में कुछ हो जाए, तो उनके लिए 10 डेज़ प्लेज भी ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ आज के डे के अंदर हम क्या करने वाले हैं। आज के डे में हम 2 एडवर्टीजमेंट करेंगे अभी, प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट और जॉब एडवर्टीजमेंट, ठीक है। क्या पर्पस होता है, कैसे करते हैं, वो सारी की सारी बातें बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना है। देखो क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, ठीक है। और आज हम ये करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम किस पर्पस से बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, हम रेजिडेंशियल पर्पस से बात कर रहे हैं। किस पर्पस से बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पस से। अब कई बार क्या होता है, कमर्शियल पर्पस से भी एडवर्टीजमेंट आ जाता है। कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या हुआ भाई कि मान लो हमें किसी रेस्टोरेंट के लिए कोई जगह प्रोवाइड करनी है, या फिर कोई जगह अवेलेबल है, एटीएम के लिए कोई जगह अवेलेबल है, कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है, या फिर कोई होटल खोलने के लिए कोई जगह अवेलेबल है, तो वो कमर्शियल हो जाता है आपका, ठीक है। या फिर कोई प्लॉट है जो कि सेल के लिए अवेलेबल है, तो उस तरीके से आपका कमर्शियल पर्पस से आ जाता है। लेकिन आपका जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रेजिडेंशियल पर्पस से है, जिसके अंदर बंगलो हो सकता है आपका कोई, ठीक है, कोई फ्लैट हो सकता है, ठीक है, और अपार्टमेंट कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस। इंडिपेंडेंट हाउस का मतलब होता है जो जड़ से होता है, मतलब ओवरऑल कंप्लीट ऊपर से लेके नीचे तक पूरा घर जो होता है वो इंडिपेंडेंट हाउस होता है, जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। फ्लैट जो होता है आपका वो जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है। अपार्टमेंट भी कुछ इस तरीके से होता है। तो मेनली हमारी 3 कंडीशंस होती हैं गाइज। 3 कंडीशंस कौन सी होती हैं, एक होती है सेल, एक होती है परचेज और एक होती है रेंट। मैं पहले भी ये चीज़ करा चुका हूँ, बट स्टिल मैराथन के अंदर भी ज़रूरी है कराना, तो मैं ज़रूर बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ख़ास चीज़ ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से एडवर्टीजमेंट में आ रखे हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे किस तरीके के आ रखे हैं, और जिस तरीके से मैं फॉर्मेट के थ्रू आपको कराऊंगा क्या वो क्वेश्चंस फॉर्मेट के थ्रू हो पाएंगे, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, हाँ बोलिए। कमर्शियल का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं, देखो 2 सीरीज़ है हमारी,
मैराथन और 10 डेज प्लेज, ये पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है। मेरा मानना है कि जितना इसमें होगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब कमर्शियल जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब 1% मान लो आ जाए तो डोंट वरी, उसके लिए भी हमारी एक डिफरेंट सीरीज आएगी जो कि एक बोनस सीरीज होगी हमारी, ठीक है, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लिटरेचर से, बोथ राइटिंग से, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं आते, 1% चांस होता है आने का, लेकिन अगर आ गए तो दिक्कत होती है। तो वो कैटेगरी जो होगी मैं उसके अंदर वो कराऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन स्टिल कमर्शियल पर्पस से अगर आपको करना होगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये समझोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे मोस्ट प्रोबेबली हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सेल का मतलब है कि हमारे को कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बेचनी है सेल के पर्पज से, ठीक है। तो वहाँ पे ये ध्यान रखना, जब हम टाइटल लिखेंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का जब हम टाइटल देंगे तो जब हमें कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो हम टाइटल देते हैं फॉर सेल। क्या टाइटल देते हैं? फॉर सेल। अगर मुझे परचेज करनी है, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एडवर्टीजमेंट लिखना है, तो वहाँ टाइटल में वांटेड लिख सकता हूँ, या वांटेड की जगह एक और चीज़ लिख सकता हूँ, एंड दैट इज व्हाट, वांट टू परचेज। क्या लिख सकता हूँ? वांट टू परचेज, ठीक है। और अगर हमें रेंट पे देनी है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, तो हम क्या टाइटल लिख सकते हैं? टू लेट लिख सकते हैं। और मान लो अगर मुझे रेंट पे चाहिए, अगर मुझे रेंट पे चाहिए प्रॉपर्टी, तो मैं क्या लिख दूंगा? वांट ऑन रेंट। और कैपिटल में रहेगा हमारा टाइटल जो है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने ये चीज़ टाइटल के बारे में बता दिया कि कौन सी कंडीशन पे क्या टाइटल हमारा आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एडवर्टीजमेंट जो है वो बॉक्स के अंदर परफॉर्म होते हैं, विद इन 50 वर्ड्स लिखे जाते हैं, और शॉर्ट लैंग्वेज को यूज़ करना होता है, कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं करना होता। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लूप्रिंट दे रखा है प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए, ठीक है। वैसे मैं अगर बात करूँ तो प्रॉपर्टी के लिए मान लेते हैं, ऐसे सेल के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बॉक्स होगा, इसमें टाइटल आएगा। टाइटल क्या आएगा? अगर मैं सेल कर रहा हूँ कोई प्रॉपर्टी तो फॉर सेल, अगर मुझे परचेज करनी है तो वांटेड या वांट टू परचेज आ जाएगा, किराए पे देनी है तो टू लेट आ जाएगा, किराए पे लेनी है तो वांट ऑन रेंट आ जाएगा। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, सब्जेक्ट का मतलब है बेसिकली कि जो प्रॉपर्टी है उसका पर्पस क्या है, अभी सेल करना है, परचेज करना है, या फिर किराए पे देना है या लेना है, तो उसके हिसाब से हमारे को स्टार्टिंग में कंटेंट लिखना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग कर सकता हूँ कि अवेलेबल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन तिलक नगर, ठीक है। और अगर मेरे को परचेज करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि रिक्वायर्ड अ फ्लैट, या वांटेड अ फ्लैट, या वांट टू परचेज अ फ्लैट। इस तरीके से स्टार्टिंग हो सकती है। और सेम अगर किराए पे देना है तो अगेन अवेलेबल अ फ्लैट फॉर रेंट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसे मेंशन नहीं करना होगा लिखते हुए, मैं भी बताऊंगा कैसे लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ है कि स्टार्टिंग इनिशियल लाइंस कैसे होंगी, बोलिए। ऑब्वियसली जितनी भी हमारी शॉर्ट कंपोजिशंस होती हैं एडवर्टीजमेंट की स्पेशली, वहाँ हमारी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स यूज हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि हमें विद इन 50 वर्ड्स लिखना है ना शॉर्टली, क्योंकि क्लासिफाइड कॉलम के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। बेसिकली एडवर्टीजमेंट दो तरीके के होते हैं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट और क्लासिफाइड। क्लासिफाइड न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है जो कि पेड होता है, तो हमें कम से कम वर्ड्स में मोस्ट इफेक्टिव लिखना होगा, ठीक है। अब कंटेंट में क्या आएगा? फैसिलिटीज आएंगी। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट है तो हम किस फैसिलिटीज की बात करेंगे? यहाँ पे घर के अंदर की फैसिलिटीज़ क्या है, जिसमें हम वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और एमिनिटीज़ जो वहाँ पे अवेलेबल हैं जो वो सब बता सकते हैं। और आउटडोर में हम पार्किंग के बारे में बता सकते हैं, नियर बाय कोई मॉल है इसके बारे में बता सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और पर्पस में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा जो कि डिपेंड करेगा कि हम किस पर्पस से लिख रहे हैं, हमारा टाइटल क्या है। साइलेंट कर लो, ओके। नेक्स्ट है पब्लिशर। पब्लिशर क्या है? मतलब कौन लिख रहा है इसको, दैट इज पब्लिशर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पब्लिशर आएगा। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि पब्लिशर का जो नेम आएगा वो आपका आएगा लेफ्ट कॉलम के अंदर। कहाँ पे आएगा? लेफ्ट कॉलम के अंदर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू ओन एन इंडिपेंडेंट फ्लैट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो सेल का है, दैट इज यू ओन एन इंडिपेंडेंट फ्लैट इन सरोजनी नगर फेज 2, यू वॉन्ट टू सेल इट सिंस यू आर मूविंग अब्रॉड। आप अब्रॉड जा रहे हो तो आपको सेल करना है, आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है, ठीक है। तो सेल के लिए आप क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले मुझे लोकेशन बतानी है घर की, एरिया बताना है कि कितना स्पेस है उसके अंदर, और मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि घर 2 BHK है या 3 BHK है। और मैं रेजिडेंस के पर्पज से बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 2 BHK में बेडरूम हॉल किचन, BHK हो गया आपका। तो 2 BHK मतलब 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन, 3 BHK 3 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन, ठीक है। अब फैसिलिटीज में घर के अंदर की फैसिलिटीज क्या होंगी, घर के बाहर की क्या होंगी, और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये हमारे सेल के पॉइंट्स हैं। और परचेज और रेंट के भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो आपको देखना है क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी एडवर्टीजमेंट में, आप लोगों को पता है, दैट इज व्हाट, टाइटल। सबसे पहली चीज़ क्या थी? टाइटल थी। तो फॉर सेल हमारा क्या आएगा यहाँ पे? टाइटल आएगा।
ठीक है। अब फॉर सेल क्यों आया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन देखो, यू ओन एन इंडिपेंडेंट फ्लैट इन सरोजिनी नगर फेज 2, आप इसे सेल करना चाहते हो, तो सेल करने के लिए लिखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने शुरुआत के अंदर ही बता दिया था सबको कि जब हम सेल कर रहे होंगे तो टाइटल हमारा क्या आएगा, फॉर सेल आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर सेल, ठीक है, जो कि कैप्स लॉक में लिख दिया, फिर एक लाइन का स्पेस दे दिया। वैसे अगर नहीं देना तो वो भी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन, ठीक है। बॉक्स थोड़ा ऊपर भी क्लोज हो सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि बॉक्स जो बनाने हैं वो पेंसिल से बनाने हैं, ताकि आप उसे रब करके एडजस्ट कर सको। अगर आप पेन से बना दोगे तो वो हो सकता है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका खराब हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अवेलेबल है घर, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, तो स्टार्टिंग पार्ट क्या था भाई, लोकेशन, फिर दूसरा क्या है, एरिया, फिर मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखो वही लिखा है, अवेलेबल है एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, जो कि कहाँ पे अवेलेबल है, लोकेशन आएगी सरोजनी नगर फेज 2, फिर उसका एरिया आ गया, फिर उसके बाद उसका मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया। अब क्या क्वेश्चन में ऐसी कोई डिटेलिंग गिवन थी, तो यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट फ्लैट गिवन था ना, तो हम यहाँ पे जब क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट फ्लैट गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे अवेलेबल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंट फ्लैट, समझ में आया, ठीक है। क्या कोई एरिया गिवन था यहाँ पे या फिर कोई प्लेस, तो सरोजनी नगर है फेज 2, और मेंशन भी है रीजन कि यू आर मूविंग अब्रॉड, तो ये सरोजनी नगर आ गया, ठीक है। अब चाहो तो वो रीजन भी दे सकते हो आगे जाके, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, एरिया, ये आ गया आपका कॉमा डाल के। अब देखो कॉमा डाल के हमने यहाँ पे जब एरिया लिखा है तो वी हैवंट मेंशन दैट इट इज 1200 स्क्वायर फीट या द स्पेस इज 1200 स्क्वायर फीट, हमने कॉमा डाल के सिर्फ एरिया मेंशन कर दिया, दैट इज ओके, ठीक है। उसके बाद आ गया मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉमा डाल के अगेन, फिर हमने लिखा वेल इक्विप्ड है, ठीक है, दैट इज well equipped, fully furnished with luxurious fitting, spacious bedroom, marble floorings, attached bathrooms, modular kitchen, और ultra modern amenities. Ultra it means the most advanced version of the amenities, facilities. Amenities मतलब facilities, ठीक है। 24 hours water electricity supply, तो ये सब आपका इंडोर फैसिलिटी के अंदर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद क्या आएगा आपका आउटडोर में, पार्किंग स्पेस अवेलेबल फॉर 2 व्हीलर्स और कार नियर बाय शॉपिंग मॉल, ये आपका आउटडोर में आ गया। और ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या आएगा, अगर आप सेल कर रहे हो तो बायर्स कॉन्टैक्ट करेंगे तो लिखेंगे इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही ईजी है, देयर इज नथिंग बिग, ठीक है। मेन क्या ध्यान रखना है, टाइटल, ठीक है, ये स्टार्टिंग में अवेलेबल आया क्योंकि सेल कर रहे हैं, और लास्ट में कॉन्टैक्ट किसको कर रहे हैं, बायर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, एट द एंड सेल कर रहे हैं अपने फ्लैट को, ठीक है। बोलिए, ऑब्वियसली हम अज्यूम कर सकते हैं, देखो राइटिंग सेक्शन का एक रूल है, इस चीज को ध्यान रखना, जब भी हमारे को कोई इन्फो गिवन नहीं है, इनपुट गिवन नहीं है, तो हमारे को खुद अज्यूम करके लिखना है वहाँ पे, ठीक है। इवन कई बार क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड प्राइस भी मेंशन होता है, तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं इसी जगह पे कहीं पे भी, हो सकता है हम आउटडोर फैसिलिटी के बात कर दें कॉन्टैक्ट डिटेल से पहले पहले, तो वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर हम परचेज की बात करेंगे तो परचेज के अंदर क्या होता है, देखो परचेज में मुझे खरीदने के लिए एडवर्टीजमेंट लिखना है, तो वहां अवेलेबल तो नहीं होगा फ्लैट, ठीक है। आई वांट, तो यहाँ क्या लिखा है, देखो यू आर रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, आए हो आप प्रमोट हुए हो टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर बाय योर कंपनी, तो आपको एक इंडिपेंडेंट फ्लैट चाहिए जनकपुरी में फॉर योर रेजिडेंस, अपने घर के लिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम, आपको क्या लिखना है, एक एडवर्टीजमेंट लिखना है इसके लिए, क्लासिफाइड कॉलम्स के लिए, ऐसा भी लिखा होता है क्लासिफाइड कॉलम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, एंडिंग में क्या लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, एंडिंग के अंदर कोई कॉन्टैक्ट नंबर आ सकता है, और कई बार क्वेश्चन के अंदर गिवन भी होता है कि एंडिंग में हमारे को क्या लिखना है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। देखो क्या लिखा है, टू द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कई बार जब ये मेंशन होता है तो हम लास्ट में द टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख सकते हैं, TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। या कई बार क्या होता है, बॉक्स नंबर भी आता है, जैसे कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट होता है तो एडवर्टीजमेंट के अलग अलग बॉक्स नंबर्स होते हैं, वो क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो हम बॉक्स नंबर करके जो भी वहाँ मेंशन होता है नंबर क्वेश्चन के अंदर, वो भी मेंशन कर सकते हैं कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखने की जगह पे। तो इससे क्या होगा, जो भी बंदा रिप्लाई करेगा एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो अल्टीमेटली हमारे पास पहुंच जाएगा उस बॉक्स नंबर से, ठीक है। तो वो हम लास्ट में मेंशन कर, बोलिए, पब्लिशर का नेम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज गिवन नहीं है, बस लिखा है कि फॉर द सेम इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इनवाइट बायर्स, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे या तो नंबर डाल सकते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया लिख के नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर लिख दूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर डाल सकते हैं, ठीक है।
और अगर पब्लिशर का कोई नेम हमारे को गिवन होगा तो हम वो नेम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परचेज की। परचेज में सबसे पहली चीज क्या है, टाइटल। टाइटल आ गया हमारा, वांट ऑन रेंट या वांटेड, ये भी लिख सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है सेल और परचेज में, डिफरेंस इतना सा है कि जब हम सेल कर रहे हैं तो घर अवेलेबल है, फिर वही सारी डिटेल्स कि भाई फ्लैट है, फिर लोकेशन आ गया, उसका एरिया आ गया, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया, फिर फैसिलिटीज आ गई। परचेज में भी सेम चीज होगी, बस डिफरेंस क्या होगा कि हमें चाहिए तो हम अवेलेबल वर्ड नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इट शुड बी। वांट ऑन रेंट टाइटल चेंज हो गया फॉर सेल की जगह, और यहाँ इट शुड बी आएगा, क्योंकि वाई, बिकॉज वी आर सीकिंग अ फ्लैट, वी आर सर्चिंग अ फ्लैट, so we are saying it should be a newly constructed flat in Janakpuri, 1200 square feet, 2 BHK, well equipped, fully furnished, सारी चीजें सेम ही हैं, ठीक है। और लास्ट में पार्किंग स्पेस अवेलेबल की जगह हम क्या कर सकते हैं, पार्किंग स्पेस मस्ट बी अवेलेबल फॉर 2 व्हीलर्स और कार नियर बाय शॉपिंग मॉल और इंटरेस्टेड सेलर्स, क्योंकि मुझे खरीदना है ना, तो अल्टीमेटली मैं किसको कॉन्टैक्ट करूंगा, सेलर्स को कांटेक्ट करूंगा। और फिर अगर क्वेश्चन में कोई डिटेलिंग गिवन होगी तो मैं उसको मेंशन कर सकता हूं, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है सेल के अंदर और परचेज के अंदर। अब रेंट की अगर हम बात करें तो रेंट पे दो कंडीशन थी, एक तो रेंट पे देने के लिए भी आ सकता है और रेंट पे लेने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे यू लिव इन द्वारका, आप कहाँ रहते हो, द्वारका में रहते हो, ठीक है। और बट यू ऑल्सो हैव अ फ्लैट इन जनकपुरी, आपके पास जनकपुरी नाम की एक प्लेस पे भी फ्लैट अवेलेबल है, और यू वांट टू लेट इट आउट, ये वर्ड आता है कई बार जब भी हम रेंट की बात करते हैं, रेंट पे देने के लिए, तो ये लाइन लिखी होती है लेट इट आउट, आप रेंट के लिए देना चाहते हो, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में भी गिवन होता है इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ टू लेट कॉलम के लिए, तो टू लेट का मतलब किराए पे देने के लिए बात हो रही है, तो टेनेंट जो है वो फैमिली होनी चाहिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम, तो जब आप ये वाला एडवर्टीजमेंट लिखेंगे तो सेम टाइटल बस हमारा टू लेट आ जाएगा, नो डाउट हमारा टाइटल क्या आएगा यहाँ पे, टू लेट आएगा। फिर इसके बाद स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है अवेलेबल से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर मैं किराए पे दे रहा हूँ तो भी तो घर अवेलेबल ही है ना, तो अवेलेबल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन तिलक नगर, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। फिर सेम स्पेस आ गया हमारा, ठीक है, इंडोर फैसिलिटीज आ गई, आउटडोर फैसिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रेंट पे दे रहा हूँ तो अवेलेबल है, मस्ट भी नहीं आएगा। इंटरेस्टेड टेनेंट्स कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे रेंट पे देना नहीं है बल्कि मुझे रेंट पे चाहिए, मैं उस पर्पज से लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे रेंट पे चाहिए, मैं इस पर्पज से लिख रहा हूँ, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, जो परचेज वाली कंडीशन थी, जैसे हमने परचेज के अंदर किया था, कुछ उस तरीके से ही करना होगा हमारे को। अगर रेंट पे मुझे चाहिए और उस पर्पज से मैं लिख रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, वेट अ मिनट, ठीक है, लेट्स से 1 मिनट रुक जाइए, हाँ। अगर मेरे को रेंट पे लेना है और उसके लिए लिख रहा हूँ तो क्या आएगा टाइटल, वांट ऑन रेंट, है ना। और जैसे परचेज में था इट शुड बी होना चाहिए, तो सेम अगर मुझे रेंट पे चाहिए तो मैं वही मेंशन कर सकता हूँ, इट शुड बी सेम, ठीक है। और सेम पार्किंग स्पेस मस्ट बी अवेलेबल, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, इंटरेस्टेड लैंडलॉर्ड्स में कॉन्टैक्ट्स, इंटरेस्टेड पीपल में कॉन्टैक्ट, समझ में आया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टू लेट वाला जो एडवर्टीजमेंट है वो सेल से लगभग सेम ही है, लास्ट एंडिंग बस डिफरेंट है और टाइटल डिफरेंट है। और जो रेंट पे लेने वाला एडवर्टीजमेंट है, वांट ऑन रेंट वाला है, वो परचेज से इंस्पायर्ड है, और परचेज वाला जो था उसी के बेसिस पे हमने सारा किया है, बस हमने टाइटल चेंज करा है और ये एंडिंग चेंज करी है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये जो एडवर्टीजमेंट है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे को प्रॉपर्टी वाला एडवर्टीजमेंट लिखना है, एंड इट इज़ वेरी इजी गाइज। अगर आप एक कर लोगे तो एक को करने के बाद आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, ऑलमोस्ट सारा का सारा जो कंटेंट है वो सेम है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को जॉब एडवर्टीजमेंट के बारे में बताऊंगा कि जॉब एडवर्टीजमेंट क्या होता है, ठीक है। डे नंबर 13 में हमारे को दोनों के दोनों देखने हैं। तो जॉब एडवर्टीजमेंट क्या होता है यार, जॉब एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि जॉब के लिए हमारे को कोई एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो इसमें दो कैटेगरीज थी, एक थी सिचुएशन वैकेंट और दूसरी थी सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन वैकेंट क्या होता है, सिचुएशन वैकेंट का मतलब देखो, सिचुएशन का मतलब समझो क्या है। सबसे पहले सिचुएशन का मतलब है जॉब, ठीक है। सिचुएशन का मतलब क्या है भाई, जॉब, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। जॉब वैकेंट है, सिचुएशन वैकेंट है मतलब जॉब वैकेंट है, जॉब खाली है। कहाँ पे खाली है, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई जॉब खाली है, ठीक है। अब डायरेक्टली आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, माइक पे। तो किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब खाली है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवर्टीजमेंट लिख रही है और कह रही है कि भाई रिक्वायर्ड पीपल फॉर द जॉब ऑफ दिस। समझ में आया। तो इसका मतलब जब भी कोई कंपनी हाँ बोलिए। हाँ मैं अभी कर दूंगा ऐसे अटैच, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, ओके। तो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, वहां पे कोई भी वैकेंसी खाली है और वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो है वो एडवर्टीजमेंट लिख रहा है और कह रहा है भाई हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है, रिक्वायर्ड है कैंडिडेट इस जॉब के लिए, तो वो सिचुएशन क्या होगी भाई, वैकेंट होगी।
और सिचुएशन वांटेड क्या होगा, जब एक इंडिविजुअल लिख रहा है। कौन लिख रहा है भाई, एक इंडिविजुअल लिख रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पास जॉब नहीं है, उसने कई जगहों पे अप्लाई किया बट ही इज रिफ्यूज, ठीक है, एवरी टाइम। तो अब वो खुद एडवर्टीजमेंट लिख रहा है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है उसे अपनी मनचाही जॉब नहीं मिल पा रही है, कोई बहुत ही वेल एक्सपीरियंस पर्सन है जिसको अपनी मनचाही जॉब नहीं मिल पा रही, तो वो चाहता है कि कंपनी उसे हायर करे, भाई मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, जो चाहे वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इंडिविजुअल यहाँ पे लिखेगा। सिचुएशन वांटेड के अंदर बंदे को जॉब चाहिए इसलिए एडवर्टीजमेंट लिख रहा है, और सिचुएशन वैकेंट में कोई कंपनी जो है वो बता रही है कि हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है और जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। अब अगर देखें तो सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीजमेंट किससे रिलेट करता है, जॉब लेटर से रिलेट करता है। जॉब लेटर से कैसा करता है, क्योंकि जॉब लेटर हम कब लिखते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कब करते हैं, जब हमने कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ा होता है अखबार के अंदर कि भाई जॉब खाली है कहीं पे, तो उस वक्त हमने जो एडवर्टीजमेंट पढ़ा होता है वो कौन सा होता है, सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीजमेंट पढ़ा होता है। क्योंकि जब सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे और वहां वैकेंसी खाली होगी तभी तो हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, तभी तो हम जॉब लेटर लिखेंगे। बोलिए, ठीक है, माइक ऑफ रखिए गाइस अगर डाउट नहीं पूछना तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की गाइस। ब्लूप्रिंट क्या होगा, लेट्स सी ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस तरीके से हमारे को क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले देखो टाइटल आता है, सबसे पहला काम क्या है भाई, टाइटल। अब टाइटल क्या होगा हमारा, या तो सिचुएशन वैकेंट होगा या फिर सिचुएशन वांटेड होगा, ठीक है। हर्षिल माइक ऑफ कर लो, ठीक है। या तो हमारा टाइटल क्या होगा, सिचुएशन वैकेंट होगा, या फिर हमारा टाइटल क्या होगा, सिचुएशन वांटेड होगा। अब पता कैसे चलेगा भाई टाइटल क्या है, देखो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हारे को। जैसे यहाँ लिखा है रेम्बेक्सी प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो देखो इसको जरूरत है ना, इसका मतलब वैकेंसी खाली है ना इस कंपनी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सिचुएशन वैकेंट होगा। और उसी जगह पे एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, वांटेड का, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम वांटेड का क्वेश्चन कोई दे रखा है, हाँ ये रहा। यू आर अ ग्रेजुएट, आप एक ग्रेजुएट हो मैथ्स ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राइट नाउ आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, ठीक है, और आप एज अ होम ट्यूटर अपनी सर्विसेज देना चाहते हो मैथ्स के स्टूडेंट्स को जो कि 10th क्लास तक के हैं, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, क्लियर, आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है आपकी सर्विसेज हायर करने के लिए वो आपको कॉन्टैक्ट करे। तो आप इंडिविजुअली लिख रहे हो ना, कोई कंपनी तो नहीं लिख रही कि हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सिचुएशन वांटेड होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, कैसे कैसे हम लिखेंगे इसको, ठीक है। देखो टाइटल आएगा सबसे पहले, या तो सिचुएशन वैकेंट आएगा या सिचुएशन वांटेड आएगा, ठीक है। अगर मान लो सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 1 का मतलब ये वाली जो फर्स्ट सिचुएशन है सिचुएशन वैकेंट के लिए, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग क्या होगा, रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट, क्या चाहिए भाई, कैंडिडेट चाहिए। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, अ कैंडिडेट तब आएगा जब हमें एक ही कैंडिडेट चाहिए, मतलब किसी कंपनी को एक ही कैंडिडेट चाहिए। लेट्स से ये कंपनी है रेम्बेक्सी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसको सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, मतलब एक नहीं चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स, मतलब मोर देन 1 जॉब है वहां पे, तो रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स फॉर द जॉब ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इन अ कंपनी या इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, है ना। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता कि रिक्वायर्ड रेम्बेक्सी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्स अ सेल्स मैनेजर, तो एक बंदा चाहिए ना, तो उसके हिसाब से लिखते हैं रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट फॉर द जॉब ऑफ सेल्स मैनेजर। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसी जगह दूसरी कंडीशन आपकी कौन सी है, दूसरी कंडीशन सिचुएशन वांटेड की है। तो सिचुएशन वांटेड हम कब लिखते हैं, जब इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। तो जब वो ऑफर करेगा तो भाई वो क्या बोलेगा, रिक्वायर्ड थोड़ी बोलेगा, वो तो अवेलेबल बोलेगा ना, कि अवेलेबल है एक कैंडिडेट अपनी सर्विसेज को ऑफर करने के लिए एज अ डैश, मतलब यहाँ पे जॉब आ जाएगी। अब सेम दूसरा पॉइंट आपका क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज और एक्सपीरियंस होता है। इसके अंदर क्या होगा, अगर हमें कोई कैंडिडेट चाहिए, सिचुएशन वैकेंट लिख रहे हैं, तो भी हम बताएंगे कि भाई बंदा कैसा होना चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना क्वालिटीज होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर वांटेड है और पर्सन खुद लिख रहा है तो भी बताएगा कि मेरी कितनी क्वालिफिकेशन है, क्वालिटीज है, एक्सपीरियंस है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे सिचुएशन वैकेंट में क्या आएगा, जो कंपनी है वो क्या बोलेगी भाई, कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लाइन आएगी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द जॉब। और अगर मैं सिचुएशन वांटेड लिख रहा हूं तो लाइन ये आएगी, इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टैक्ट टू हायर द सर्विसेज, ठीक है। और लास्ट में किसका नाम आ जाएगा, नेम आ जाएगा उस पर्सन का, या तो गुडविल एजुकेशन, मान लो कोई कंपनी है तो कंपनी का नेम आएगा। और अगर सिचुएशन वांटेड लिख रहा हूं तो किसका नाम आएगा, इंडिविजुअल का नेम आएगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। तो इट्स वेरी इजी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर रखा है, देखो सिचुएशन वैकेंट का रेम्बेक्सी वाला, कि भाई रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स आएगा फॉर द जॉब ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब शुड भी हमने क्यों लिखा है यहाँ पे,
क्योंकि होना चाहिए ना वो पर्सन क्वालिफाइड, और सिचुएशन वांटेड में वो है तो शुड बी वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो शुड बी क्वालिफाइड विद मास्टर इन सेल्स मैनेजमेंट, मस्ट हैव गुड कमांड ओवर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये मस्ट हैव भी तभी आएगा क्योंकि हमें चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। वैकेंसी है तो हमें रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम यहाँ कंडीशन लिख रहे हैं। और मस्ट हैव मिनिमम 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर द जॉब, और लास्ट में कंपनी का नेम आया और नंबर आया, ठीक है। अब इसी जगह पे अगर मैं सिचुएशन वांटेड कर रहा होता तो सिचुएशन वांटेड के अंदर क्या आता, जो पर्सन है वो अपनी सर्विसेज को ऑफर करता, वहां पे पर्सन क्या करता, अपनी सर्विसेज को ऑफर करता। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे एज अ होम ट्यूटर हमें अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, तो वहां पे फिर हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे मेंशन नहीं है, चलो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ तुम्हारे को, वेट अ मिनट, लेट्स कॉपी इट, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है हमारी, टाइटल। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, टाइटल। तो टाइटल हमारा क्या आएगा, सिचुएशन वैकेंट की जगह, भाई सिचुएशन वैकेंट की जगह टाइटल आएगा सिचुएशन वांटेड। सबसे पहली चीज आएगा हमारा टाइटल सिचुएशन वांटेड, ठीक है। अब इसके बाद रिक्वायर्ड कैंडिडेट तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई मैं अपनी सर्विसेज खुद ऑफर कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग इससे होगी, कौन से वर्ड से होगी, अवेलेबल, अवेलेबल। और अ कैंडिडेट आएगा क्योंकि एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है, सिचुएशन वांटेड में तो एक ही सिचुएशन होती है, एक ही पर्सन की, अवेलेबल अ कैंडिडेट टू ऑफर द सर्विसेज, किस चीज के लिए है, एज अ होम ट्यूटर अप टू 10th क्लास। समझ में आया। अब शुड बी क्वालिफाइड आएगा क्या, शुड भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है ना। अब देखो क्वालिफाइड, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, जो ग्रेजुएट था ना मैथ्स ऑनर, तो क्वालिफाइड विथ बैचलर्स, बैचलर्स है उसके पास डिग्री इन मैथ्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स लिखते हैं यार, मैथमेटिक्स ऑनर। अब मस्ट हैव तो आएगा नहीं क्योंकि वहां तो रिक्वायर्ड था, तो मस्ट हैव लिखा हमने, यहाँ डायरेक्टली आएगा हैविंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश, इंग्लिश तो नहीं आएगा भाई, हैविंग गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, मतलब जो पढ़ाना है उस पर उसकी अच्छी कमांड है, ओवर द सब्जेक्ट, ठीक है। विथ मिनिमम, मिनिमम तो नहीं आएगा, डायरेक्टली आ जाएगा कितना एक्सपीरियंस है, विथ 4 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग द क्लासेस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई वाली लाइन तो आएगी नहीं, क्या आएगा भाई लास्ट में, एंडिंग क्या आएगी, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या पेरेंट्स में कॉन्टैक्ट टू हायर द सर्विसेज, ठीक है। अब यहां पे उस पर्सन का नाम आएगा, क्या क्वेश्चन में कोई गिवन है नाम, नहीं गिवन, तो हम कुछ भी लिख देंगे, ABC कुछ भी लिख देंगे, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपको पेंसिल से लिखना है, और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जहां पे भी आप शॉर्ट कंपोजिशन करोगे, जब भी आप शॉर्ट कंपोजिशन करोगे तो वो जिस पेज पे भी आप कर रहे हो उसके सेंटर के अंदर होगी, और उस पेज पे फिर आपको कोई भी दूसरा क्वेश्चन जो है वो ड्राफ्ट नहीं करना है। इस चीज को आपका ध्यान, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मिक्स हैं, ठीक है। हमारी जो भी अगली वाली क्लास होगी, अगले डे के लिए, डे नंबर 14 के लिए क्लास होगी, उसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से अटैच नहीं कर रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने हर एक तरीके के एडवर्टीजमेंट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर्टी के भी मिल जाएंगे, जॉब के भी मिल जाएंगे, सर्विसेज के भी मिल जाएंगे, आर्टिकल्स के भी मिल जाएंगे, जो चारों कैटेगरी मैंने शुरुआत में बताई थी आपको, उन चारों कैटेगरी के क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे। लेकिन डे नंबर 14 में हम बाकी की 2 कैटेगरीज जो है आर्टिकल और सर्विसेज की, वो अभी करने वाले हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा।